पुराने कोर्सेज आउट, तिब्बी शोबों के 7 नए डिप्लोमे इन हो गए। मेडिकल डिप्लोमा प्रोग्राम्स में तलबा की दिलचस्पी कम, सालाना 100 से ज्यादा नशिस्तें खाली रहने लगी। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ने 7 नए डिप्लोमे प्रोग्राम शुरू करने की सिफारिश कर दी। एस्थेटिक टेक्नीशियन और ऑडियोलॉजी स्पीच रिहैबिलिटेशन टेक्नीशियन नए प्रोग्राम्स में शामिल। कार्डियक, परफ्यूजन, ईसीजी और इमरजेंसी क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन प्रोग्राम्स की सिफारिश। प्रिंसिपल साजिद रहमान कहते हैं, ओपन मेरिट पॉलिसी के बाद तलबा डिप्लोमा प्रोग्राम्स में हिस्सा नहीं लेते। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज की जानिब से मुख्तलिफ नए डिप्लोमे जो मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं और ऐसे डिप्लोमे भी शामिल हैं जिनमें जो है एडमिशन नहीं हो पा रहे और उन्हें जो है क्या ख़त्म करने का फैसला किया गया। हमारे साथ प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान मौजूद, उनसे बात करते हैं। साजिद साहब, क्या कहेंगे डिप्लोमा से मुताल्लिक़? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रोज़ बरोज़ जो नई जिद्दत आती जा रही है मेडिकल प्रोफेशन में, तो इसके लिए बहुत सारे नए डिप्लोमास की ज़रूरत थी ताकि जो जैसे एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर है, इसमें पहले डिस्पेंसर वगैरह ही वहाँ पे खिदमात अंजाम देते थे, लेकिन अब इसके लिए एक डिप्लोमा मुतारफ़ करवाया जा रहा है एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर। और इसी तरह कार्डियक परफ्यूजन है, कार्डियक सर्जरी के लिए जो टेक्नीशियन में ज़रूरत होते हैं बाईपास मशीन को चलाने के लिए, उनके लिए है। फिर एस्थेटिक टेक्नीशियन है, उनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहले जो रेडियोग्राफी का डिप्लोमा था वही रेडियोथेरापी में खिदमत सर अंजाम देते थे, लेकिन अब स्पेसिफिक तौर पर रेडियोथेरापी का ही हम डिप्लोमा स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो भी ज़रूरियात है हमारे हॉस्पिटल्स की वो पूरी हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि कितनी सीट्स जो थी वो हर साल रह जाती थी डिप्लोमा के? पिछले हमने 2-3 साल का जो डाटा हमने गवर्नमेंट को भिजवाया है कि हर साल तकरीबन 100 से ज़्यादा सीट्स जो है वो वेकेंट रह जाती थी। तो हमने उनको कहा है कि या तो इसको कोटा पे कर दे सारी सीट्स को, या फिर ओपन मेरिट की सीट्स को कम किए जाए और कोटा जो है वो बढ़ा दिया जाए ताकि हमारी जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो फिल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दाखिला ले सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कि कौन से ऐसे डिप्लोमे हैं जिसमें स्टूडेंट की जानिब से एडमिशन नहीं लिया जा रहा था? उसमें फिजियोथेरापी है, रीनल डायलिसिस है, डेंटल है। इस पे बहुत कम एडमिशन हो गए थे क्योंकि ये ओपन मेरिट की सीट्स होती थी तो दूर से जो लोग थे वो आ नहीं पाते थे। तो मुख्तलिफ जगह पे जैसे अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है तो लोगों को होता है कि हम वहाँ रहेंगे काम पे, तो इसलिए इनमें थोड़ा कि इस पे कुछ सोचे और कोई बेहतरी करे इसमें। जी बिल्कुल, कुछ बेहतरी लाई जाए और यकीनन एक अच्छा इकदाम है। ऐसे डिप्लोमे जिनमें जो स्टूडेंट थे उनकी जानिब से एडमिशन नहीं लिए जा रहे थे, अब नए डिप्लोमे जो है मुतारफ़ करवाने के हवाले से फैसला किया गया है और देखना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कब ये डिप्लोमे जो है उन्हें मुतारफ़ करवाए जाते हैं। जी सरदार, बहुत शुक्रिया आपका। और अब ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत सिर्फ फेस्को की निगरानी में होगी। फेस्को ने ट्रांसफार्मर्स की प्राइवेट रिपेयरिंग पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रांसफार्मर की गैर मुजाज मुरम्मत संगीन जुर्म करार, कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तमाम सर्कल्स में प्राइवेट ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए। 1 माह में प्राइवेट रिपेयरिंग किए गए 20 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स पकड़े गए। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। अपडेट करें आपको, फेस्को ने ट्रांसफार्मर्स की प्राइवेट रिपेयरिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। ट्रांसफार्मर्स की गैर मुजाज मुरम्मत संगीन जुर्म करार, कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। तमाम सर्कल्स में प्राइवेट ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग रोकने के अहकाम जारी। 1 माह में प्राइवेट रिपेयरिंग किए गए 20 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स पकड़े गए। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। कुल प्राइवेट ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। वो सार्फिन जो कि कमर्शियल प्लाजों के लिए अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं या फिर फैक्ट्री के लिए अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ किसी निजी कॉलोनी के लिए अपना प्राइवेट ट्रांसफार्मर करते हैं, वो ट्रांसफार्मर ख़राबी की सूरत में सिर्फ फेस्को हेडक्वार्टर से मरम्मत करवा सकते हैं और सरकारी लवाजमात पूरे कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद अगर सार्फिन की जानिब से प्राइवेट तौर पर ट्रांसफार्मर को मरम्मत किया गया तो न सिर्फ फेस्को की जानिब से कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी फौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। फेस्को काम का ये कहना है कि प्राइवेट रिपेयरिंग जो है वो खिलाफ कानून है और इससे मुतल्लिक तमाम तर सर्कल्स को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। प्राइवेट तौर पर ट्रांसफार्मर मरम्मत करने वाले न सिर्फ मुलाजमीन के खिलाफ फेस्को सख्त एक्शन लेगा बल्कि जो मरम्मत करवाएगा सार्फ उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को की जानिब से ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप में जिद्दत लाई गई है और ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग का अमल जो है वो तेजी से जारी है। जी बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। झंग में रेवेन्यू केसेस का बोझ नष्ट रह गया। 1200 से ज्यादा केसेस अब भी हल के मुंतजर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कहते हैं गुज़श्ता 15 माह में 1000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस निपटाए।
हर माह आने वाले 100 से ज्यादा केसेस भी साथ साथ निपटाए जा रहे हैं। इस्तेमाल राशि के केसेस भी हल किए जा रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, 1200 से ज्यादा केसेस अब भी हल के मुंतजर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कहते हैं गुज़श्ता 15 माह में 1000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस निपटाए। हर माह आने वाले 100 से ज्यादा केसेस भी साथ साथ निपटाए जा रहे हैं। इस्तेमाल राशि के केसेस भी हल किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं झंग से मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा। मसाइल से जुड़े हुए जो केसेस हैं, इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इम्तियाज़ मोहसन जो हैं वो हफ्तावार और हफ्ते के दौरान भी जो है वो कचहरी लगा रहे हैं, जिसके दौरान जो है वो मुख्तलिफ केसेस की सुनवाई के साथ साथ उनको रिजॉल्व करने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, ये बताएं, आप मार्च 2025 से सर्व कर रहे हैं, इस टेन्योर के दौरान मजमूई तौर पर कितने केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ किए गए हैं और अभी तक पेंडेंसी क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच जी। जब मैंने ज्वाइन किया था मार्च 2025 में, तो कोई टोटल 2300 और 2400 के दरमियान टोटल पेंडेंसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने वो पेंडेंसी हमारे पास अभी 1200 पे आ गई है। एवरी मंथ हमारी जो इंस्टीट्यूशन होती है, कोई वो 130-140 न्यू अपील्स ऐड होती हैं और कोई 2000 से ज़्यादा जो अपीलें हैं वो इस टेन्योर के दरमियान 16 मंथ में मैंने डिसाइड की हैं। अभी जो नया रेवेन्यू एक्ट जो उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसके बाद इस प्रोसेस को बहुत एक्सपेडाइट कर दिया गया है और अपीलों का जो टाइमलाइन थी वो भी फिक्स कर दी गई है। अभी सारा डिजिटल सिस्टम है अपील्स का, RCMS का सिस्टम है, उस पर वकला हजरात हमारे फ़ाइल करते हैं और अब 60 डेज़ तहसीलदार के पास टाइम है तकसीम का, वो 60 डेज़ में वो केस डिसाइड करेगा और उसकी अपील मेरे पास आती है तो वो 30 दिन में हमने अपील डिसाइड करनी है। पेंडिंग कुछ वर्क था हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से मेजर पार्ट जो है वो डिस्पोजल हो चुका है। पार्टीशन के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, आप समझें कि 70% जो केसेस होते हैं वो पार्टीशन से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा चूँकि यहाँ पे इज्तमाल में मौज़े काफ़ी सारे रहे हैं, अभी भी हैं हमारे। एक मौज़ा तो बिल्कुल नियर कंप्लीशन है, 2 पे अभी सिविल लिटिगेशन है, वो भी रुके हुए हैं, तो उसकी अपीलें भी सेपरेटली होती हैं। तो आप उसमें मतलब आप समझें कि 5 से 7% हमारे इस्तेमाल के हैं, 10% करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होगी। अभी एक इश्तराक जो है उसकी प्रोविज़न दी गई है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, तो इश्तराक के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, वो भी डिस्पोजल हो रहा है, लेकिन मेजर पार्ट इसमें पार्टीशन के केसेस का होता है। का कहना है कि 2300 के लगभग केसेस थे, जिनमें से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर भी जो है वो मज़ीद केसेस दायर हो रहे हैं और अभी तक जो है वो पेंडेंसी 1200 तक है। इनका कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इसको मज़ीद एक्सपीडाइट करते हुए इन केसेस को रिजॉल्व किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। महकमा रेवेन्यू संघ में बड़े पैमाने पर अखाड़ प्रचार, चारों तहसीलों के नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी तब्दील। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजारने वाले तमाम अफसरान का तबादला। अमानुल्लाह जोया नायब तहसीलदार 18 हजारी मुकर्रर। जफर इकबाल नायब तहसीलदार अहमदपुर सयाल तैनात। मियां लादेता नायब तहसीलदार शोरकोट। मुजफ्फर अली नायब तहसीलदार झंग मुकर्रर। अहमद शेर खेवा, असलम खान शाहजीवना, रियाज अहमद मोचीवाला सर्कल में गिरदावर मुकर्रर। जुल्फकार अली को मसन, जावेद इकबाल का झंग 2, उमैर इकबाल का मग्याना सर्कल तबादला। अजीज अब्बास का हवेली बहादुर शाह, मोहम्मद अफजल का कोट शाकिर और मोहम्मद इस्माइल का लाशारी में तबादला। झंग के 41 पटवारी, अहमदपुर सयाल के 23 पटवारी तब्दील। 18 हजारी के 21 पटवारियों के तबादले किए गए। खाम माल की किल्लत, लोकल मैन्युफैक्चरर्स परेशान। मसनूई बहरान सरदर्द बन गया। एम्ब्रॉयडरी मालिकान ने हुकूमत से गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद पैदा होने वाले बहरान को फिलफौर खत्म करने के लिए इकदाम उठाने की अपील करती है। अपडेट करें आपको, मसनूई बहरान सरदर्द बन गया है। एम्ब्रॉयडरी मालिकान ने हुकूमत से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद पैदा होने वाले बहरान को फिलफौर खत्म करने के लिए इकदाम उठाने की अपील करती है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अली नारो। जी अली, बताइएगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का जो खाम माल है वो किल्लत का शिकार होना शुरू हो चुका है और साथ में मुतल्लिका जो सेक्टर्स हैं बिलखुसूस एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल, इनको शदीद नुकसान भी पहुंचा है। अब अजाला करना मुश्किल हो रहा है। इसी वाले से बात करने के लिए सदर मौजूद है मेरे साथ राना अब्दुल गफूर, इनसे बात करते हैं। जनाब बताइएगा क्या नुकसान पहुंचे हैं और अब दोबारा ट्रैक पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। जो हमारा मेन चीज़ है, कराची से हमारा रॉ मटीरियल आता है। इस हड़ताल से ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ है, पूरी टेक्सटाइल चेन डिस्टर्ब हो गई है। हमारे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की अगर बात करें, क्योंकि हमारा रॉ मटीरियल सारा चाइना से आता है, वो
सी पोर्ट पे आता है, सी पोर्ट से फिर ट्रकों के जरिए यहाँ पे आता है। करोड़ों रुपया डेली की बुनियाद पर हमारा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट ने अगर यही फैसला करना था, उनके साथ मुज़ाकरात करने थे, ये चंद दिन पहले भी हो सकते थे जैसे ही उन्होंने हड़ताल की, लेकिन उनकी डेडलाइन को देखते हुए अरबों डॉलर का आपने नुकसान कर लिया यहाँ पे। अब अगर आपने उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब कर लिए तो ये पहले क्यों नहीं हुए? बर वक्त फैसले करने चाहिए, ताकि ये पहले ही टेक्सटाइल चेन पूरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को फौरी तौर पे फैसला, अगर ऐसा कोई काम होता है, करना चाहिए। उनके मुतालबात आपने अगर अब माने हैं तो पहले क्यों नहीं मान लिए? ये चीज़ देखने वाली है कि जितने भी गवर्नमेंट के ओहदेदारान हैं वो इस बात का ख्याल करें। जी बिल्कुल, जो चीज़ें हैं वो बर वक्त की जानी चाहिए और आइंदा सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जाने चाहिए और जो नुकसान पहुँचे हैं उसके अजाले के लिए फिलफौर रिलीफ देने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। डिवीजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज फैसलाबाद में ज़हीन तलबा के एजाज़ में तकरीब। कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख की तकरीब में खुसूसी शिरकत। मैट्रिक इम्तहानात में आला पोजीशन लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। From Divine Model College, Divine Public School and College, Girls Section main campus, who grabbed second position in overall DPS system by securing 1186 marks with 98.83%. And she is entitled to the 30,000 cash prize as well. Third position from DPS system goes to Kashyap Amin, once again from Divine Public School and College Girls campus by securing 1183 marks with 98.58%, and she is also entitled to 20,000 cash prize. Who secured third position in overall DPS system? Please welcome Arush Sishan, who secured 1183 marks with 98.58%, and she is also being given 20,000 cash prize. एक मुतहरिक शख्सियत और बाशऊर शख्सियत वाइस प्रिंसिपल DPSMC मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी तालिबात की हौसला अफजाई करें। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले तालिबा हैं मशल फातिमा, 1186 मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं 98.83% के साथ। इनको शील्ड और सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरे नंबर पर दो तालिबात हैं विक्ट्री स्टैंड पर। पहली है कश्यप अमीन, 1183 मार्क्स के साथ 98.58%, और इनके साथ दूसरी तालिबा अरुष जीशान, इनकी भी सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा जन्नत महमूद, थर्ड पोजीशन 1181 मार्क्स के साथ 98.42% के साथ। The next positions belong to Smolny campus. Would like to request Mr. Nina also please join on the stage, and I would love to invite the first position holder Rameen Fatima. Please welcome her, who secured 1190 marks with 99.96%. She is being awarded with the shield and certificate. The second position goes to Maheen Farooq, who secured 1161 marks with a 96.75%, and she is also entitled to receive shield and certificate. The next student couldn't be available due to some certain reasons. On behalf of her, I request Mr. Maqsood Ahmed to receive the third position award on the name of the Rabia Farooq. She secured 1190 marks with 93.25%, and she is also entitled to receive shield and certificate. फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा है हादिया रहमान, 1163 मार्क्स के साथ 96.92% है इनकी। इनको शील्ड और सर्टिफिकेट दिया जाता है by the worthy President, who will be receiving the awards from the Secretary. The next student of honor is being honorably presented to our respected institution, respected President Eugene, Commissioner DPSMC. डिवीजनल पब्लिक स्कूल एक तारीख का नाम है। DPS एक आम इदारा नहीं है कि जिसको हम
ملٹیپل اداروں کے اندر بہت سے اداروں میں سے ایک ادارہ کریں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ فیصل آباد کی انٹلیکچول جو بنیاد ہے آج وہ اس اسکول، اس کالج، ان ہالز کے اندر رکھی گئی۔ یہ ادارہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور ہم اس ادارے کو اب نہ صرف کہ اس کی انگیجمنٹ میرے ساتھ بہت فریکوینٹ ہو جائے گی، میں بھی ایک ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد کا زیادہ سے زیادہ، بٹ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس ادارے کو ہم عروج کی بلندیوں پہ لے کر جائیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس ادارے کو ایک ایسا مثالی ادارہ بنائیں کہ جس کو صرف فیصل آباد شہر میں ہی نہیں، جس کو صرف اس ڈویژن میں ہی نہیں، جس کو صرف اس صوبے میں ہی نہیں، جس کو صرف اس ملک میں ہی نہیں، بلکہ جس کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن حاصل ہے۔ میرا خواب تو یقین کریں یہ ہے کہ ہم جب اپنے ایڈمیشنز اوپن کریں تو وہ وقت آئے، اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا کہ جب ہم یہ جو اپنے ایڈمیشنز ہیں یہ انٹرنیشنلی اوپن کیا کریں، کہ اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ادھر آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ تعلیم حاصل کریں، اور یہ خواب ہم سب نے مل کر پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے مجھے چوہان صاحب نے کہا، جو ہمارے ایڈیشنل کمشنر ہیں، اسکول سیل کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ کو آج بلایا ہے اور آپ نے جانا ہے اور آپ آج کی سیریمنی کے چیف گیسٹ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی سیریمنی کا چیف گیسٹ میں بالکل نہیں ہوں، بلکہ آج کی سیریمنی کی چیف گیسٹ ہماری وہ بیٹی ہے جس نے بورڈ میں پوزیشن لی، اور میں چونکہ خود میٹرک میں اور ایف ایس سی میں بورڈ کا پوزیشن ہولڈر رہا ہوں تو میں ریلیٹ بھی کر سکتا ہوں اس فیلنگ کو جو کہ اس وقت ہماری اس بیٹی کی یا ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ہوگی۔ تو آج کا صرف جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہے یا جو سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوشن ہے، ایک سرٹیفکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا، باقی سارے سرٹیفکیٹس ہماری بیٹی ڈسٹریبیوٹ کرے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسکول کھلنے میں 2 روز باقی، تعمیراتی کام 1 ماہ سے بند۔ چنیوٹ میں سرکاری اسکول میں جاری ترقیاتی کام رک گئے۔ ایڈیشنل کلاس رومز، 4 دیواری اور ٹوائلٹ بلاکس کی تعمیر بند۔ ضلع چنیوٹ کے 46 اسکولز میں سے 15 کروڑ کے تعمیراتی کام جاری تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، بتائیے گا۔ سے اسکول کھلنے جا رہے ہیں اور ضلع چنوٹ کے 78 اسکولوں میں سے مختلف کیٹیگریز کے ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول ایسے ہیں جن میں 46 اسکولوں میں کام جو ہے وہ ایس ایم یو کی جانب سے کروایا جا رہا تھا۔ مسنگ فیسلٹیز کے نام پر باؤنڈری وال، ٹوائلٹ بلاک، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل کلاس روم کی مد میں یہ کام کروایا جا رہا ہے۔ پچھلے 1 مہینوں سے ہی یہ جو تعمیراتی کام تھا جو مسنگ فیسلٹیز کے نام سے مختلف اسکولوں میں شروع کیا گیا تھا، 1 مہینے سے ہی یہ کام جو ہے وہ رکا پڑا ہے۔ ذرائع سے معلوم جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو بلنگ کا ان کا پروسیس تھا اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تاخیر آ رہی ہے، جس وجہ سے کام جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے جو ہے وہ ورک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم 24 اگست سے اسکول کھل جانے ہیں، 2-3 روز باقی ہیں، تو اس کے بعد جو اسکول کے اساتذہ ہوں گے یا اسکول ایڈمنسٹریشن ہے ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں، چونکہ آپ نے روٹین میں دیکھا ہوگا کہ اس سے قبل بھی سٹی 41 کی جانب سے کئی مرتبہ اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے کہ جو اسکولوں کے جو شہر میں واقع جو اسکول ہیں ان میں جو بچے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں زیر تعلیم ہے، اور وہاں پر ایک کلاس کے اندر 100 سے زائد بچے بیٹھے ہوتے ہیں، جس وجہ سے انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پڑھائی کے اندر دشواری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو اندرون شہر میں جو بیشتر اسکول ہیں وہاں پر ایڈیشنل کلاس روم جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول میں موجود ہیں، یہاں پر بھی 4 ایڈیشنل کلاس روم جو ہے وہ بنائے جانے ہیں، تاہم وہ سارا ایس ایم یو کے تھرو جو کام ہونا تھا وہ رکا پڑا ہے مسنگ فیسلٹیز کے نام پر، جس وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو والدین اور طلباء و طالبات کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنے والے 2-3 روز میں اسکول کھل جائیں گے، تاہم ابھی تک جو ہے وہ ایڈیشنل کلاس روم جو ہے وہ نہیں بن سکے۔ فنڈز ہونے کے باوجود کام جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے چونکہ ایس ایم یو ایک کمپنی ہے اور وہ کمپنی جو ہے وہ کسی سے آگے کام کروا رہی ہے، تو اس وجہ سے ان کا اور کمپنی کے درمیان جو بلنگ کا ایشو آ رہا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کام رکا پڑا ہے، جس وجہ سے جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اسے بھی مسائل کا سامنا ہے۔ تاہم طلباء
और वालिदैन इसके साथ साथ मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला हल करके जल्द से जल्द स्कूलों की जो एडिशनल क्लासरूम बनाए जाने हैं, टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाने हैं, या ऐसे प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पर चारदीवारी सिरे से नहीं है, उनकी चारदीवारी मुकम्मल की जाए ताकि स्कूलों में तलबा और तलबात को तहफ़्फ़ुज़ भी मिले, ताकि उनकी जो पढ़ाई है उसका भी हर्ज बचे। बहुत शुक्रिया आपका बाबर। अब आपको बताएं कि झंग का मसरूफ तरीन अयूब चौक इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। चौक में पड़ा गड्ढा ट्रैफिक रवानी मुतासर करने लगा है। 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, सीवरेज लाइन बिछाने के बाद शाहराह की बहाली का काम ना हुआ। अपडेट करें आपको झंग से, जहां झंग का मसरूफ तरीन अयूब चौक इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग शहर का मसरूफ तरीन चौक है अयूब चौक, और इस चौक पर जो है वो सेवरेज लाइन बिछाने का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू किया गया था। पुराना चिन्योट रोड से सेवरेज लाइन जो है वो कचहरी चौक को लिंक करनी थी, ताहम इस रोड पर सेवरेज लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, इस रोड की रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो ना किया जा सका। अब रोड की सूरत हाल ये है कि रोड पर जो है वो जगह जगह आपको पत्थर नजर आएंगे, जिसके बायस ना सिर्फ यहाँ से जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, बल्कि जो रोड पर आए रोज हादसात हैं उनकी शरह भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ यहाँ पर कोई मकामी शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना होता है यहाँ? सर यहाँ पे बहुत मुश्किलात हो रही है, 3 माह से ये काम हो रहा है, यहाँ पे रोड पड़े हुए हैं और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, राहगीर बहुत मुश्किल से हैं और इसका तेज़ी से काम होना चाहिए। ये जंग शहर का मेन चौक है, अयूब चौक है, इसकी हालत देख लें कैसी हालत हुई पड़ी है। और भी यहाँ पर राहगीर मौजूद है, सर आप बताइएगा किस कदर मुश्किल होता है यहाँ? हाँ जी, काफ़ी सारा पानी होता है यहाँ पे, गुजरना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे, काफ़ी सारा पानी। अयूब चौक मेन चौक है, यहाँ पे ऊपर देखें सारे नशई सारे इकट्ठे हुए मेन चौक पे, बहुत गंदगी है इस जगह में। बिल्कुल, आपने यहाँ पर मकामी रिहायशियों की और राहगीरों की बात सुनी, उनका कहना है कि रोड की रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। इसी के साथ इंतज़ामिया जो है वो रोड की खूबसूरती के लिए जो बनाया गया कलमा घंटा घर का जो मॉडल था उसकी जो है वो दोबारा से तज़ीन व आराइश की जाए। वहाँ पर भी जो है वो नशइयों के डेरे नज़र आ रहे हैं, ताहम शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस चौक पर जो है वो खासकर रोड की मुरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया वसीम आपका। मौसमियाती तब्दीलियाँ शोबा ज़राअत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद की जानिब से क्लाइमेट चेंज रिसर्च लैब का क़याम अमल में लाया जाएगा। अयूब रिसर्च में लैब के क़याम पर 2 करोड़ रुपए लागत आएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको कि अयूब रिसर्च में लैब के क़याम पर 2 करोड़ रुपए लागत आएगी। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा के हवाले से तो रिसर्च की जा रही है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से नुकसानात कितने हो रहे हैं, किन किन फसलों पर इसके नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, तो उन तमाम की तफसीलात मुरतब की जा रही है। और उसके अलावा एक रिसर्च सेल बनाया जा रहा है जहाँ पर ये बाकायदा तहकीकात की जाएगी कि स्मोक की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन जिन फसलों पर नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं उनके बीज बनाने के हवाले से, और ये पूरा डाटा कंपाइल किया जाएगा। इस सिलसिले में फंड्स की मंजूरी दी गई है। अयूब रिसर्च में रिसर्च का जो क्लाइमेट चेंज का सेल है वो बाकायदा तौर पर बनाया जाएगा। 2 करोड़ रुपए की मंजूरी इब्तदाई तौर पर दी गई है, जहाँ पर ज़रई साइंसदान उसको चेयर करेंगे और वहाँ पर हर महीने हर क्वार्टरली जितनी भी फसलें होती हैं उन तमाम का डाटा भी मंगवाया जाएगा गेती पछेती का। तो इस हवाले से जो नई वैरायटीज़ बनाई जा रही हैं वो इस रिसर्च में काम आएंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पिछले कुछ बरसों से पाकिस्तान में फैसलाबाद में ये एक मसला नंबर 1 बनकर सामने आया और ये इसके सबसे ज़्यादा असरात एग्रीकल्चर पर नेगेटिव पड़े हैं, जिस पर अब ये रिसर्च सेल कायम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान। चिन्योट में स्टील मिल के क़याम के हवाले से ज़मीनें एक्वायर करने का मामला, चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। मुमकिन तौर पर बेघर होने वाले हज़ारों खानदानों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा कर दिया। और पहले भी जब भी कोई एक एंटी सोसाइटी को काम किया गया है, हमने हमेशा उसका साथ दिया है आबादी के लिए, और जो हमारी सिविल सोसाइटी है जो इफेक्टिव हैं इस स्टील मिल के खिलाफ, हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार उनके साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी, और जो उनके जायज़ हकूक़ हैं इंशाल्लाह उन्हें दिलवाने में हम अहम किरदार इसमें अदा करेंगे।
اور ہمارے حکومت پنجاب خصوصاً ڈپٹی کمشنر صاحبہ اور کمشنر صاحب سے یہ مطالبات ہیں کہ ہم جو اسٹیل ملز آپ لگانے جا رہے ہیں ہم اس کے بالکل خلاف نہیں ہیں، لیکن جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کے خلاف ہم ضرور ہیں۔ اس میں جو ایفیکٹیز ہیں، جو ان کی زمینیں وہاں موجود ہیں، شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم اس میں شہری آبادی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو مارکیٹ ریٹ ہے وہاں پراپرٹی کا اس کے حساب سے انہیں معاوضہ دیا جائے، یہ ہمارے مطالبات ہیں ان سے۔ اور شہری آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اسٹیل ملز کے حوالے سے اس کے قیام کے خلاف ہم نہیں ہیں اسٹیل مل کے، لیکن جو ہزاروں افراد بے گھر ہوں گے ان کے تحفظ کے بارے میں ہمیں آگاہی دی جائے کہ انہیں کیسے آپ تحفظ کریں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو ہماری یہ موومنٹ ہے، ہم کیونکہ چلے جو ہمارا الیکشن جب ہوا ہے کنڈکٹ ہوا ہے تو اس ٹائم یہ میٹرز چل رہے تھے، تو جب سے ہمیں آگاہی دی گئی ہے کچھ ہم سوشل میڈیا سے بھی اس حوالے سے آگاہ تھے، تو ہمارے ریزرویشنز ڈے فرسٹ سے ہی تھے کہ اسٹیل ملز بے شک لگائیں آپ، لیکن جو شہری آبادی ہے اس کا نقصان نہ کریں، جو وہاں غریب لوگ ہیں جو بے گھر ہو جائیں گے ان کا تحفظ فرمایا جائے۔ اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، اور گورنمنٹ سے ایک یہ مطالبہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ شہری آبادی کا خیال کیا جائے، ان کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق انہیں آپ کو معاوضہ دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ عید میلاد النبی کی چھٹی کی تاریخ میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب بھر کی متحد عدالتوں میں عید میلاد النبی کی چھٹی 26 اگست کو ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قبل از عید میلاد النبی کی چھٹی 25 اگست روز منگل کو مقرر کی گئی تھی۔ ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 25 اگست کے بجائے 26 اگست کو عام چھٹی ہوگی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو لاہور ہائی کورٹ عید میلاد النبی کی چھٹی کی تاریخ میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب کے متحد عدالتوں میں چھٹی 26 اگست کو ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قبل از عید میلاد النبی کی چھٹی 25 اگست کو مقرر کی گئی تھی۔ ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 25 اگست کے بجائے 26 اگست کو عام چھٹی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر توبہ ماہم آصف ملک کا 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے روٹس کا معائنہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر حاکم خان، اسسٹنٹ کمشنر منور حسین بھی ہمراہ تھے۔ مولانا منام حسین صدیقی اور مولانا شمس الزمان قادری نے جلوسوں کے روٹ سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جلوس کے راستوں، صفائی ستھرائی اور سڑکوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کے جلوسوں کے روٹ پر بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت۔ اپڈیٹ کریں آپ کو توبہ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر کا 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے روٹس کا معائنہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر حاکم خان اے سی منور حسین بھی موجود تھے۔ مولانا منام حسین اور مولانا شمس الزمان نے روٹ سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جلوس کے راستوں، صفائی، سڑکوں کا جائزہ لیا۔ جلوسوں کے روٹس پر بہتر انتظامات کیے جائیں۔ 12 ربیع الاول پر شہریوں کو سہولیات فراہمی اولین ترجیح ہے۔ اور توبہ ٹیکسنگ میں جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ٹریفک کی بہتر روانی کے لیے ٹریفک پولیس نے پلان تشکیل دے دیا۔ 150 سے زائد ٹریفک پولیس اہلکار ڈیوٹی کریں گے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر آف ندیم کا کہنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی پر شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد ہوگی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر عارف ندیم کا کہنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی پر شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالے جائیں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ٹریفک کے نظام کو رواں دواں رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک پلان تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک سے بات کرتے ہیں عاطف ندیم سے، ان سے جانتے ہیں اثر پورے ضلع میں جو ہے وہ جلوس بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی، بلا شبہ ٹریفک کا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا پلاننگ کی گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی جلوس ہیں اس پہ ہماری ٹریفک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ تقریباً ہمارے اپر سوارڈینیٹ اور لوور سوارڈینیٹ 175 ہے، اور ان تمام کی ڈیوٹی ہم نے تمام تحصیل ہائے میں پیرمل، گوجرا، کمالیہ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں لگا دی گئی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ٹریفک سموتھ چلتی نظر آئے گی اور ٹریفک کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ سر اس موقع پر دیکھا گیا کہ لوگ ون ویلنگ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، ون ویلنگ کے متعلق تو ہم نے پہلے بھی اسکواڈ بنایا ہوا ہے، لیکن کل انشاءاللہ مزید مؤثر کارروائی ہوگی اور ون ویلنگ بھی آپ کو انشاءاللہ ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی ون ویلنگ کرے گا تو نہ صرف ہم اس وائلیٹر کے خلاف کارروائی کریں گے بلکہ اس کے سرپرست کے خلاف بھی ایف آئی آر کا اندراج کروائیں گے۔
बिल्कुल तेज रफ्तारी हो या वन व्हीलिंग, किसी भी तौर पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जश्न ईद उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने पूरा प्लान तश्कील दे दिया है। करीबन 150 के करीब ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर आपका। और शिन्योट में भी ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। शाहराहों पर ईद मिलादुन नबी स्टॉल्स पर शहरियों का रश, शहरी झंडियां और बैचेस खरीदने में मसरूफ। शहरी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाने के लिए पुरजोश है। मज़ीद जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। ईद मिलादुन्नबी की आमद है। ईद मिलादुन्नबी में चंद रोज़ बाकी हैं, शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जो खुसूसन ईद मिलादुन्नबी के लिए स्टॉल सजाए गए हैं शाहराहों पर, उनमें जो गुंबद खज़रा वाले परचम हैं उनकी फ़रोख्त भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बड़ी तादाद के अंदर शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मकसद यही है कि ईद मिलादुन्नबी को भरपूर अंदाज में मनाया जा सके। फैमिलीज़, बच्चे बड़े जो हैं सुबह से ही खरीदारी में मसरूफ़ हैं। हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या खरीदना है भाई साहब? हाँ जी, झंडा बड़ा। और क्या क्या खरीदा है? बस यही है। क्या पैगाम देंगे ईद मिलादुन्नबी को मनाने के लिए सामान खरीद रहे हैं, क्या पैगाम देंगे आज के दिन के? ईद मिलादुन्नबी के लिए खुशी का इजहार है, क्योंकि आप सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में शहादत हुई, इसलिए खुशी का दिन होता है। इसे किस तरह से मनाना चाहिए? ये इबादत भी करनी चाहिए और खुशी का इजहार करना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी बाइक्स पे भी झंडे जो हैं वो लगवा रहे हैं और कुछ शहरी खरीदारी में लाइट्स जो हैं वो खरीद रहे हैं और मकसद यही है कि ईद मिलादुन्नबी को अच्छे से अच्छे अंदाज में मनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में ईद मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौके पर तैयारियां जारी हैं। शहरी लालाने मुबारक वाले बैचेस खरीदने में मसरूफ हैं। घरों और गली मोहल्लों में सजावट के लिए लाइट्स और सजावटी सामान की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। मजीद बता रही हैं जंग से दुआ वारिस। जी दुआ। बिल्कुल, मजहबी मोहब्बत और अकीदत के साथ शहरी रबीउल अव्वल की जो तैयारियां हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ अपने लिए शहरी बैजेस और झंडे वगैरह खरीदते नज़र आ रहे हैं, बल्कि इसी के साथ साथ घरों को सजाने के लिए सजावट का सामान खरीदते भी नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करेंगे। डेकोरेशन का सामान खरीद रहे हैं और इंशाल्लाह गलियों को सजाएंगे। आका की आमद है और इंशाल्लाह लंगर का एहतमाम भी करेंगे। ये ख़रीदारी कर रहे हैं। ये आका दो जहाँ की आमद की खुशी का मौका है। ये हर मुसलमान को मनाना चाहिए। इंशाल्लाह घर पर लाइटिंग करेंगे और गलियों को भी सजाएंगे इंशाल्लाह। लंगर का एहतमाम भी करते हैं हम हर साल इंशाल्लाह। अभी तक यहाँ से क्या खरीदी? ये इधर से डेकोरेशन का सामान खरीदना है कुछ, फिर लंगर का सामान खरीदना है, इधर से घर का वो लाइटिंग वगैरह खरीदनी है हमने। बच्चों के लिए क्या लिया? बच्चों के लिए झंडे खरीद रहे हैं और ये बैज वगैरह खरीदेंगे और मोटरसाइकिल के लिए या बाइक के लिए झंडे खरीदने हैं। इंशाल्लाह ताला जोश व खरोश से मनाएंगे। आका की आमद है, सरकार की आमद मरहबा। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद भी थे। उनका कहना है सरकार की आमद मरहबा। न सिर्फ घरों को सजाने के लिए सजावट का सामान, बल्कि इसी के साथ साथ शहरी अपने लिए और बच्चों के लिए नैलीन मुबारक के जो बैजेज हैं वो खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका दुआ। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लर्निंग रिसोर्स सेंटर के ज़रिए तमाम लाइब्रेरीज की डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतालिक वर्कशॉप, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जदीद टूल्स और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की अमली तरबियत फ्राहम की गई है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर। जी, आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर शोबा की ज़रूरत है और इस हवाले से लाइब्रेरीज़ में किस तरह से एआई को इस्तेमाल किया जा सकता है, डिजिटलाइजेशन किस तरह हो सकती है और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से लाइब्रेरी की मैनेजमेंट को आसान बनाया जा सकता है। वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया, उनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा कि हर फील्ड में एआई की बहुत ज़रूरत है और इसके बिना पीछे रह जाएंगे। लाइब्रेरीज़ के हवाले से क्या कहती है, कितना ज़रूरी है डिजिटलाइजेशन की तरफ आना, एआई की तरफ आना, ताकि लोग अपने गैजेट्स पर भी लाइब्रेरी से इन टच हो सकें? देखिए, आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, एक तो मैंने इसका काफ़ी एक कोर फोकस रखा है कि हम जो स्टाफ और फैकल्टी है उसकी डेवलपमेंट पे खुसूसी तवज्जो दें। तो इंटरनल सिर्फ स्टाफ की डेवलपमेंट नहीं, बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द जो रिसोर्सेज जिनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको भी हम हेल्प करें। तो उस हवाले से आउटरीच प्रोग्राम, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग का और जो इमर्जिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, तो एआई प्लस लाइब्रेरी ऑटोमेशन, क्योंकि एआई ज़ाहिर है अभी कॉलेजेस में या छोटी लाइब्रेरीज़ में पूरे का पूरा उसका इस्तेमाल सीखने की उनको ज़रूरत है, फिर कहीं वो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकेंगे। तो ये ट्रेनिंग जो थी, ये बुनियादी दो कंपोनेंट एआई और लाइब्रेरी ऑटोमेशन
تو فری ایکسیس جو اوپن سورسز ہے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ کس طرح اپنے اپنے اداروں میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تمام لائبریرینس کو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں لائبریرینس کے ان کو بھی کہ وہ فیوچر میں جب جوائن کریں گے مختلف لائبریریز کو تو ان سکلز کو استعمال کریں گے اور لائبریری کو آٹومیٹ کرنے میں ڈیجیٹلائز کرنے میں ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا. جی بہت شکریہ جہانگیر آپ کا.